हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 25 जनवरी 2024 एंड वी आर बैक विद अवर डेली इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। कल 24 जनवरी 2024 को ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस हम अपलोड नहीं कर पाए थे, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो आज हम इसके अंदर ही कवर अप कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट टुडेज इकोनॉमिक एनालिसिस। जो सुर्खियां बनी आज की वो देखते हैं। न्यू प्लॉट जी सोनी लॉन्चेस अ लीगल वॉर। तो जिसका डर था वही हुआ, जो जी टीवी के बीच और सोनी ग्रुप के बीच, जिसको हम कलवर मैक्स भी बोलते हैं, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट, उनके बीच में जो एक कवायद चल रही थी इन दोनों के मर्जर की, और जो इंडिया की बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी बनने की एक जो काफी 2 सालों से करीब से एक डील चल रही थी, वो अभी आपने हमने डिस्कस किया था कि सोनी ने नोटिस सर्व करके उसको कैंसिलेशन टर्मिनेट कर दिया है। अलोंग विद दैट उन्होंने एक टर्मिनेशन फीस भी मांगी है। तो उसके बाद जीटीवी ने 23 को हमने देखा था कि जीटीवी ने इसके बारे में लीगली जाने की सोची कि हम लीगल और आर्बिट्रेशन में जाएंगे, एंड फाइनली दे आर मूविंग टू लीगल वॉर। So 2 days after their 2-year-long efforts to merge were called off, broadcaster Zee and Sony went at each other in legal forms in India as well as arbitration form in Singapore, claiming the breach of contract on each other. एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सोनी ग्रुप, जिसको कलमर मैक्स एंटरटेनमेंट और बंगला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सोनी ग्रुप का ही एक पार्ट है, दोनों आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में चले गए हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के खिलाफ बिफोर दी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, SIAC है। तो ये एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है जो कि सिंगापुर के अंदर बेस्ड है। तो जब भी कोई ऐसे डिस्प्यूट होते हैं और एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर चाहिए होता है, तो SIAC में जाते हैं इंटरनेशनल प्रोसीडिंग्स के लिए। While G denying the charges approached the NCLT, जो जी समूह है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच के पास डायरेक्शन लेने के लिए पहुंच गया है, सीकिंग डायरेक्शन ऑन मर्जर स्कीम, जो कि प्रीवियसली NCLT ने जिसको अप्रूव किया था। In a filing to exchange, G, while confirming that Sony has initiated an arbitration proceedings against the company before Singapore International Arbitration Exchange, its GTV said that appropriate legal action to contest the Culvermax and BEPL's claim, and also called upon the two Sony-owned entities to withdraw the termination notice. तो जी एंटरटेनमेंट ने कहा है NCLT में जाके उनसे डायरेक्शन मांगी है, और बोला गया है कि ये जो आप SIAC में गए हो फॉर द आर्बिट्रेशन ऑफ दैट टर्मिनेशन फीस, तो इस दोनों के लिए जो टर्मिनेशन नोटिस को भी रिवोक करने के लिए बोला है, और इन दोनों को कहा है कि इफ वी आर लीगली फाइट करना है तो वी आर रेडी टू डू दैट। 22 जनवरी को सोनी ने ये टर्मिनेट कर दिया था मर्जर एग्रीमेंट विद जी, एंड $90 मिलियन टर्मिनेशन फीस इसके एवज में देने को कहा था फॉर द ब्रीच ऑफ मर्जर कॉन्ट्रैक्ट। वाइल इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन, सोनी इज सीकिंग एन इमरजेंसी इंटरिम रिलीफ अगेंस्ट द GTV। सो द ये मर्जर का तो ऑलरेडी अभी हम ये कवायद पे पर्दा गिर चुका है, इस मर्जर की कवायद पे, और ये आगे प्रोसीड नहीं होने वाला। अब ये एक लॉन्ग लीगल बैटल चलेगी दोनों ही कंपनी के बीच में, और इस डील के चलते जो रिलायंस और डिज्नी का जो मर्ज्ड एंटिटी है, उसके जो प्रॉफिट और शेयर्स दोनों में बड़ी उछाल देखने को मिली, और वो बहुत ज्यादा बूम दिखाई दिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पाई इन द स्काई, रंजन टू ओन 40% ऑफ द आकाश। तो आकाश इंस्टीट्यूट, जो कि बायजू की एक एंटिटी है, थिंक एंड लर्न एंटिटी है, उसका एक ब्रिक एंड मोर्टर इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट, जो बेसिकली मेडिकल और IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन करवाता है। अभी जो मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप है, मणिपाल यूनिवर्सिटी सुना है, मणिपाल एजुकेशन, उसके जो चेयरमैन है रंजन पाई। तो रंजन पाई ने अभी बायजू के जो आकाश इंस्टीट्यूट है, थिंक एंड लर्न पेरेंट कंपनी जिसकी है, उसमें 40% और स्टेक अपना बढ़ा दिया है। द आकाश बोर्ड हैज अप्रूव्ड द conversion into equity of its $300 million पाई इन्वेस्टेड ड्यूरिंग 2023। जो पाई ने 2023 में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया है नाउ, और उसको 40% स्टेक रंजन पाई को दे दिए गए हैं। दिस वैल्यूज द कंपनी वन ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूएबल एसेट बाय पाइजूस रविंद्रन ट्रबल एड टेक ग्रुप अबाउट $700 million एंड रेंडर्स इट डेट फ्री। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डील है, क्योंकि आपको देखा है बाइजू के जो
बहुत ज्यादा लीगल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन भी $22 बिलियन से $1 बिलियन इसकी वैल्यूएशन आ गई थी, और जो इसके इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसके अंदर भरोसा खो दिया था। तो इसी के बीच एक आशा की किरण लेके आए हैं रंजन पाई जी, जो कि मणिपाल एजुकेशन के चेयरमैन हैं, और इन्होंने इसके अंदर 2023 के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर एमर्ज किया है इसकी आकाश इंस्टीट्यूट जो ग्रुप है उसके अंदर। बायजूस पेरेंट थिंक एंड लर्न एक्वायर द ब्रिक एंड मोर्टर कोचिंग सेंटर फॉर $950 million in 2021 and which was one of the largest acquisition of बायजूस। इसके बात करें तो रंजन पाई, जो बायजू रविंद्रन है जो कि बायजू के चेयरमैन है, एंड थिंक एंड लर्न, ये तीनों की कम्युलेटिवली मिला के 80 से 82% तक आकाश के अंदर स्टेक होल्डिंग हो जाएगी। बाकी ब्लैकस्टोन और आकाश के जो प्रोमोटर्स हैं, आकाश इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर एंड प्रोमोटर है, और एक ब्लैकस्टोन इक्विटी फर्म जो है फॉरेन की, इन दोनों की बात करें तो इनका सिर्फ 18% स्टेक ही रह जाएगा। तो ये बायजू ग्रुप के लिए एक बड़ी अच्छी आशा की किरण है, जो कि ऑलरेडी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर लीगल बैटल पे गया हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, on track to invest up to $10 billion in India और 3 to 5 years, बेन एशिया है। बेन एशिया जो कि एक बोस्टन के अंदर हेडक्वार्टर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने बताया है कि हमने लास्ट 12 से 18 महीने के अंदर इंडिया के अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, एंड वी आर इन द प्रोसेस टू इन्वेस्ट अप टू $10 बिलियन इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो बेन एशिया जो है इन्वेस्टमेंट करती है डेवलपिंग कंट्रीज में या और दूसरे कंट्रीज के अंदर, और ये जो अभी इंडिया का बढ़ता हुआ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इकोनॉमी बूम कर रही है, उसके मद्देनजर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, और बेन एशिया भी उससे अछूता नहीं है। अभी बेन एशिया ने लास्ट 12 से 15 महीने के अंदर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसको ये बढ़ा के $10 बिलियन तक अगले 3 से 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अयोध्या में स्पेल बूम फॉर पिलग्रिम्स हब। जैसा कि बड़े बड़े पिलग्रिम हब है इंडिया के अंदर, शिरडी है, काशी विश्वनाथ है, उड़ीसा का जगन्नाथ रथ टेम्पल है, तिरुपति है, मथुरा है, वैष्णो देवी गोल्डन टेम्पल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी की तर्ज पे अयोध्या भी अब बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स को लेके अलोंग विद स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेके एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, जिसके चलते वहां पे बहुत ज्यादा ब्रांड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके काफी ब्रांड्स वहां पे अपने शोरूम्स लगा लीजिए या फिर बिजनेस हब्स खोलने की तैयारी में है। अडानी, विलमार, आईटीसी, रिलायंस, पार्ले, डाबर, ब्रिटानिका deepening their distribution and dealer networks in that Ayodhya, launching limited edition pack or double marketing and branding spend at large religious site. While jewelers such as Kalyan Jewelers and Senco are setting up stores in spiritual zones. Burger fry chain McDonald's is setting a vegetarian outlet near the Pilgrim. तो अभी अयोध्या को देखते हुए जब से राम टेम्पल की ओपनिंग हुई है, इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, बट इस एक्स्ट्रावेगेंजा ओपनिंग के बाद जो बहुत सारे इंडिया के ब्रांड्स हैं वो अपना रुख कर रहे हैं अयोध्या की तरफ, और अपना डीलर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, और साथ में अपने अपने नए स्टोर्स, जैसे कि मैकडोनल्ड्स ने ऑल वेज स्टोर वहां पे ओपन किया है, साथ में अडानी, विलमार, आईटीसी, जो भी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट है, वो वहां पे बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ अयोध्या बहुत बड़ा एक रिलीजियस टूरिज्म हब बनने वाला है, साथ में रिलीजियस ब्रांडिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं ब्रांड्स, जैसे कि अडानी विलमार के, और जो फॉर्च्यून ऑयल आटा मेकर अडानी विलमार की कंपनी है, उन्होंने 10 करोड़ रुपीस 2024 के लिए लोकेट किए हैं सिर्फ रिलीजियस ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अक्रॉस इंडिया। तो सिर्फ रिलीजियस ब्रांडिंग के लिए इन्होंने 10 करोड़ रुपए ईयर मार्क किए हैं फॉर 2024। So this is in the direction of taking the advantage of the spiritual tourism which is increasing by way of opening the Ayodhya Ram Temple. Moving on to next. Modi Macron talks to cover the space and defense digital ties. अभी फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पे आने वाले हैं, जिसके बाद जो अभी सबमिट होगा बिटवीन द पीएम नरेंद्र मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी डील साइन होने की तैयारी में है, जैसे कि हमारा स्पेस सेक्टर के साथ फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहता है, हम उसको एक्सपेंड करने की तैयारी में है, डिफेंस एस्पेक्ट को और ग्रोइंग डिजिटल सेक्टर पार्टनरशिप को भी बढ़ाने वाले हैं। इंडिया एंड फ्रांस हैव
created a strategic defense dialogue mechanism that provide guidance and direction across civilian and defense aspect of space cooperation. So ये जो हमारी इंडिया ने फ्रांस के साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्टार्ट कर रखे हैं परटेनिंग टू डिफेंस एज वेल एज स्पेस सेक्टर. जॉइंट विजन फॉर स्पेस कोऑपरेशन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग मैक्रॉन्स विजिट इन 2018. तो 2018 में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन आए थे तो वहां पे हमने स्पेस कोऑपरेशन को लेके एक जॉइंट विजन स्टार्ट किया था. इसरो और उसकी जो फ्रेंच काउंटर पार्ट है CNES, they have a rich legacy of collaboration for over 6 decades, and this France remains the major supplier of component and equipment for Indian space program. फ्रेंच से हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा कंपोनेंट या फिर इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत इंपोर्ट करते हैं. तो हमारा ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पर्टेनिंग टू स्पेस, पर्टेनिंग टू डिफेंस. अभी बात करें तो डिजिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एक नया एमर्जिंग एरा है फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, and it will get a boost with Macron's visit. President of Greater Paris region, MME Valérie Pécresse, will visited India this month and looking to collaborate with India on further digital side. तो अभी जो डिजिटल सेक्टर है जिसके अंदर हमारा इतना ज्यादा कोऑपरेशन अभी नहीं हुआ है उसको बूम करने की तैयारी में है इंडिया और फ्रांस दोनों ही साइड इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा. तो इंडिया की एम्बेसी है पेरिस के अंदर, उसके अंदर भी फ्रेंच मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ एक वर्कशॉप लगाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले मई के दौरान पेरिस के अंदर, जिसके अंदर इंडिया की जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि यूपीआई है, भीम है, आधार है, इन सब की जो अचीवमेंट रही है उसको यूरोपियन कंट्रीज को शोकेस करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक प्रदर्शनी लगाई गई, एग्जीबिशन लगाई गई along with the cooperation of Embassy of India in Paris and French Ministry of Europe and Foreign Affairs. इसी तरह जो यहाँ पे एक विवा टेक 2023 जो यूरोप का लार्जेस्ट स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी एनुअल इवेंट हुआ था विवा टेक 2023, उसके अंदर भी एक इंडिया पेवेलियन बनाया गया जिसके अंदर इंडिया से करीबन 70 इंडियन स्टार्टअप जो कि रिलेटेड थे फिनटेक, एरोस्पेस, हेल्थ, रोबोटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में, जिन्होंने विवा टेक के अंदर पार्टिसिपेट किया था. 2020 के जो विवा टेक में था उस समय इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर बनाया गया था फॉर दैट स्पॉन्सरशिप ऑफ द विवा टेक. तो अभी इन दोनों के बीच में क्या कोऑपरेशन रहता है, हम क्या नई डील साइन करते हैं, ये अभी विजिट के दौरान देखा जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. बिग गिफ्ट नॉर्म्स अनवेल्ड फॉर डायरेक्ट ग्लोबल लिस्टिंग. जो हमारी गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर, जिसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर जो सेटअप किया गया है विच इज डीम्ड फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम एक फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन की तरह मानते हैं, वहां पे इंडिया ने अलाउ कर दिया है डोमेस्टिक पब्लिक कंपनीज टू इश्यू एंड लिस्ट देयर शेयर्स डायरेक्टली ऑन अ कपल ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज हाउसेज. गिफ्ट सिटी जो है गुजरात के अंदर, उसके अंदर इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट की गई है गिफ्ट के अंदर. इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि डीम्ड फॉरेन एक्सचेंजेस मानी जाती है. तो वहां पे इंडियन कंपनीज को अलाउ कर दिया गया है, पब्लिक कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज को, कि दे कैन लिस्ट देयर शेयर इन दिस इंटरनेशनल बोर्सेज या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस. बात करें सेबी की तो आवर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी इज इन द प्रोसेस ऑफ फ्लोटिंग ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट विल एनेबल द इंडियन listed public companies to list directly on their bourses और exchanges. तो यहाँ पे हमारी जो इंडियन लिस्टेड कंपनीज है वो डायरेक्टली लिस्ट कर सकेंगी अपने को ऑन अ फॉरेन एक्सचेंज. अभी तक जो होता था वो ओवरसीज इक्विटी मार्केट्स को एक्सेस करने का जो प्रोसेस था वो था थ्रू डिपोजिटरी रिसीट्स, चाहे वो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स जिनको ADR बोलते हैं या फिर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स जिनको हम GDR बोलते हैं. गेटिंग पब्लिक लिस्टेड इन द इंडिया, ये ADR और GDR को एक्सेस करते थे फॉर टू एक्सेस दी फॉरेन इक्विटी मार्केट्स. अभी इन गिफ्ट सिटी के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर अलाउ करने से इनको इजीली एक्सेस मिल जाएगी फॉरेन एक्सचेंजेस की. कैपिटल, सबसे बड़ी बात है कि जो कैपिटल गेन्स होगा अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द IFSC एक्सचेंजेस, दे आर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. तो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स से भी
इनको आजादी है। कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के जो हमें रिटर्न मिलती है, अगर वो वो प्रॉफिट रिटर्न मिलती है उसके ऊपर हमें कोई टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो 3 साल बाद या 2 साल बाद वो उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसका हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ असेट्स होंगे फ्रॉम दी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज टू दी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, तो इनको एग्जेम्प्ट किया गया है कैपिटल गेन टैक्स से। and a public public company, whether it is listed or unlisted, is essentially the one that has a broader shareholder base with a minimum shareholder capital and is not incorporated as a private company, तो उसको हम एक पब्लिक कंपनी बोलते हैं। रूल्स के हिसाब से पब्लिक कंपनी जो होती है, दे मस्ट हैव 7 शेयर होल्डर्स एंड 3 डायरेक्टर्स एंड अ मिनिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, तो हम उसको पब्लिक कंपनी बोलेंगे। इट कैन बी अ लिस्टेड कंपनी, इट कैन नॉट बी इट कैन बी अनलिस्टेड कंपनी ऑल्सो। फ्रेमवर्क की बात करें तो जो डोमेस्टिक कंपनी है जिनके शेयर होल्डर्स चाइना या नेबरिंग बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज है, उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए अगर वो IFSC एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना चाहते हैं। तो गेन्स फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज, कैपिटल फ्रॉम लार्जर बेस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर, हम ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकेंगे। जो इक्विटी मार्केट से फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनसे हम कैपिटल उठा सकेंगे फॉरेन से। वैल्यूएशन जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के सिंक्रोनाइज हो जाएगी, हमारी वैल्यूएशन है, हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीटअप कर सकेंगे जो हमारी कंपनी वहां पे लिस्ट होंगी। एंड इट हैज एन ऑप्शन टू रेज फंड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट, दो अभी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से फंड रेज करते हैं, फिर हमारे को ग्लोबल मार्केट की भी एक्सेस मिल जाएगी। एंड कैन ड्रॉ इन्वेस्टर फॉर अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। बात करें गेन्स की, फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर गेन करें, इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करें, उनके लिए क्या फायदा होगा, तो नो कैपिटल गेन फ्रॉम टैक्सेस फ्रॉम शेयर ट्रांसफर टू गिफ्ट टू IFSC। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी इंडिया के जो एक्सचेंजेस में इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उनको अभी अगर वो ट्रांसफर करते हैं इंडियन कंपनी से IFSC में अपने शेयर होल्डिंग को, तो उनका कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पोटेंशियल हाई रिटर्न मिलेंगी, फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन इजीली हो पाएगी, रुपी कन्वर्जन का चक्कर नहीं रहेगा, रुपी डॉलर कन्वर्जन, all the transaction will be in foreign currency and extending trading hours at IFSC बोर्सी, तो ट्रेडिंग आवर्स है वो भी लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स हैं। तो ये इनका फायदा होगा जो अभी हमने अलाउ किया है गवर्नमेंट ने IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर टू लिस्ट द पब्लिक कंपनीज टू on the international bourses. Moving on to next is cabinet OKs 8500 crore for coal gasification। कोल गैसिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने, जिसको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं, तो वो यूनियन कैबिनेट ने जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है फॉर 8500 करोड़ फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, उनको जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे पब्लिक सेक्टर में भी होंगे, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो ये अप्रूवल जो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, व्हाट इज VGF, तो उसको 3 कैटेगरीज के अंदर दिया गया है। 1 फॉर 3 प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ओन कंपनीज for which a grant of 4050 crore will be given। सेकंड सेगमेंट में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर से बिड्स टेंडरिंग होगी, बिड्स मंगवाई जाएंगी फॉर 3850 करोड़ विद फ्रॉम द वायबिलिटी गैप फंडिंग। और जो बचे हुए 600 करोड़ रुपए होंगे वो स्मॉल स्केल प्लांट्स के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। हर सेगमेंट में बात करें तो जो मैक्सिमम बेनिफिट इस वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट को मिलेगा, वो मैक्सिमम ऑफ विच इट विल बी लिमिटेड टू 15% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, 15% ही रख सकेगा। इंडिया हैज ए प्रूवन रिजर्व ऑफ 361 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ थर्मल कोल। इंडिया के पास बहुत ज्यादा थर्मल कोल अवेलेबल है, 361 मिलियन टन है। जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है जिसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू फंडिंग की जा रही है, गैसिफिकेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, कोल को ऑक्सीडाइज किया जाता है इधर बाय यूजिंग एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको यूज करके एयर को ऑक्सीडाइज किया जाता है और उस ऑक्सीडेशन से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कंट्रोल कंडीशन के अंदर हमें कुछ अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें सिंथेटिक नेचुरल गैस मिल जाती है, उससे डाई मिथाइल ईथर मिल जाता है, अमोनियम नाइट्रेट जो रिलीज होती है वो मिलता है, और
हम इससे मीथेनॉल भी बना सकते हैं। तो सिंथेटिक नेचुरल गैस जो हमें मिलेगी वो एलपीजी का सब्स्टिट्यूट हो सकती है घरों में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम आ सकती है। बात करें जो डाइमिथाइल ईथर है वो एक डीजल इंजन के अंदर भी यूज हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकता है। तो ये गैसिफिकेशन ऑफ कोल एक अच्छी स्कीम है जो इंडिया वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एपेक्स एंड आर&डी पुश सिंप्लीफाइड टैक्स टॉप इंडियाज इंक्लूसिव लिस्ट। अभी जो बजट आना है उसके अंदर जो इंडिया की इंक्लूसिव है, जो कि रिप्रेजेंट कौन कौन करता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जिसको हम सीआईआई बोलते हैं, और दूसरा फिक्की। तो ये दो जो इंडिया इंक्लूसिव की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन कंपनीज की, इन्होंने आने वाले टैक्स में जो उम्मीदें की हैं या फिर जो इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए पेपर बना के भेजा है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के पुश जो ऑलरेडी चल रहा है उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कहा है। टैक्स रिजीम को सिंप्लीफिकेशन की बात की है, रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज और प्रमोशन ऑफ आर&डी स्पेंडिंग अलोंग विद फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ये जो हमारे इंडिया की जो कंपनीज हैं उनकी आवाज है फिक्की और सीआईआई से लेके गवर्नमेंट को पहुंचाई गई है। पीएलआई स्कीम है उनसे रिलेटेड भी बोला गया है कि जो प्रोडक्शन है वो पीएलआई स्कीम के थ्रू प्रोडक्शन को और बढ़ावा दिया जाए, एक्सटेंडेड द बेनिफिटिंग ऑफ कंसेशनल टैक्स रिजीम बियॉन्ड 31 मार्च। और अभी जो ऑलरेडी कंसेशनल टैक्स रिजीम चल रहा है नई कंपनीज को लेके, स्टार्टअप बूस्ट को लेके, उसको भी 31 मार्च से आगे एक्सटेंड किया जाए। एक्सपेंड द पीएलआई टू लेबर इंसेंटिव सेक्टर, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उन पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को उसको एक्सपेंशन किया जाए, उसके दायरे को, जो कि एपरल्स, टॉयज, फुटवियर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर काम आते हैं। तो ये सब बड़े सेक्टर हैं, जो कि टॉयज सेक्टर हो गया, फुटवियर सेक्टर हो गया, इनके जो दायरा है वो भी एक्सटेंड किया जाए। अलोंग विद जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं जैसे कि कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स हैं, तो इनकी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए और बाकी ये जो सेक्टर है केमिकल सेक्टर, इनको भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के दायरे में लेके आया जाए। इक्की ने जो हमारा कंसेशनल टैक्स है 15% जो फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो उनको स्टेबल और वायबल चलाते रहने के लिए उसकी एक्सटेंशन की मांग की है कि जो 15% का जो अभी खत्म होने वाला है 31 मार्च को, उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। ये बेसिकली 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हुई थी उनके लिए ये टैक्स एप्लीकेबल था। इट ऑल्सो डिमांडेड द सेम कंसेशनल टैक्स फॉर आर&डी फैसिलिटीज, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी सेम स्ट्रक्चर की डिमांड की गई है। साथ में जीएसटी और टीडीएस जो रिजीम है, जीएसटी और टीडीएस रिजीम, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसके रेशनलाइजेशन की भी डिमांड की गई है। सजेस्ट किया गया है कि टीसीएस जो कि बहुत ही मल्टीपल स्लैब में, हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था टीडीएस से रिलेटेड एक आर्टिकल के दौरान इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में ही, तो टीडीएस के बहुत ज्यादा स्लैब्स हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्लैब्स हैं। तो उसको देखते हुए सिर्फ 3 इन्होंने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी 3 रेट स्ट्रक्चर्स फॉर टीडीएस। वन इज टीडीएस ऑन सैलरी एट स्लैब रेट एंड 2 अदर स्टैंडर्ड्स फॉर अदर डिफरेंट कैटेगरीज। तो टीडीएस स्लैब स्ट्रक्चर के अंदर भी सुधार की बात की है फिक्की ने। जो सीआईआई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विद फिस्कल कंसोलिडेशन दोनों की बात की है। और रेगुलेशन जो एमएसएमई के जो रेगुलेशन है उनमें भी सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला है गवर्नमेंट को आने वाले जो बजट के ध्यान में रखते हुए। So this is all for today's economic time analysis. We'll be back with our new edition of ET analysis. Till then, stay with me, stay with Education. Jai Hind, Jai Bharat.